लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग का 5वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ऊपर लिखी वारदात के तीसरे दिन दरोगा साहब अपनी गद्दी पर बैठे रोज नामचा देख रहे थे और उस तहखाने की पुरानी बातें पढ़ पढ़ कर ताज्जुब कर रहे थे कि यकायक पीछे की कोठरी में खटके की आवाज हुई। घबरा कर उठ खड़े हुए और पीछे की तरफ देखने लगे। फिर आवाज आई। ज्योतिषी जी दरवाजा खोलकर अंदर गए। मालूम हुआ कि उस कोठरी के दूसरे दरवाजे से कोई भागा जाता है। कोठरी में बिल्कुल अंधेरा था। ज्योतिषी जी कुछ आगे बढ़े ही थे कि जमीन पर पड़ी हुई एक लाश उनके पैर में अड़ी, जिसकी ठोकर खा वे गिर पड़े, मगर फिर संभल कर आगे बढ़े, लेकिन ताज्जुब करते थे कि ये लाश किसकी है। मालूम होता है यहां कोई खून हुआ है, और ताज्जुब नहीं कि वो भागने ही वाला खूनी हो। वो आदमी आगे आगे सुरंग में भागा जाता था और पीछे पीछे ज्योतिषी जी हाथ में खंजर लिए दौड़े जा रहे थे, मगर उसे किसी तरह पकड़ न सके। यकायक सुरंग के मुहाने पर रोशनी मालूम हुई। ज्योतिषी जी समझे कि अब वो बाहर निकल गया। दम भर में ये भी वहां पहुंचे और सुरंग के बाहर निकल चारों तरफ देखने लगे। ज्योतिषी जी की पहली निगाह जिस पर पड़ी वो पंडित बद्रीनाथ थे। देखा कि एक औरत को पकड़े हुए बद्रीनाथ खड़े हैं और दिन आधी घड़ी से कम बाकी है। बद्रीनाथ: दरोगा साहब देखिए, आपके यहां चोर घुसे और आपको खबर भी ना हो। ज्योतिषी जी: अगर खबर ना होती तो पीछे पीछे दौड़ा हुआ यहां तक क्यों आता। बद्रीनाथ: फिर भी आपके हाथ से तो चोर निकल ही गया था। अगर इस समय हम ना पहुंच पाते तो आप इसे ना पा सकते थे। ज्योतिषी जी: हाँ बेशक, इसे मैं मानता हूं। क्या आप पहचानते हैं कि ये कौन है? याद आता है कि इस औरत को मैंने कभी देखा है। बद्री: जरूर देखा होगा। खैर इसे तहखाने में ले चलो, फिर देखा जाएगा। इसका तहखाने से खाली हाथ निकलना मुझे ताज्जुब में डालता है। ज्योतिषी जी: ये खाली हाथ नहीं बल्कि हाथ साफ करके आई है। इसके पीछे आती समय एक लाश मेरे पैर में अड़ी थी, मगर पीछा करने की धुन में मैं कुछ जांच न सका। पंडित बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी उस औरत को गिरफ्तार किए हुए तहखाने में आए और उस दालान या बारहदरी में, जिसमें दरोगा साहब की गद्दी लगती थी, पहुंचे। उस औरत को खंभे के साथ बांध दिया और हाथ में लालटेन ले उस लाश को देखने गए जो ज्योतिषी जी के पैर में अड़ी थी। बद्रीनाथ ने देखते ही उस लाश को पहचान लिया और बोले, ये तो माधवी है। ज्योतिषी जी: ये यहां क्यों कर आई? माधवी की नाक पर हाथ रखकर: अभी दम है, मरी नहीं। ये देखिए, इसके पेट में जख्म लगा है। जख्म भारी नहीं है, बच सकती है। बद्रीनाथ नब्ज देखकर: हाँ बच सकती है। खैर इसके जख्म पर पट्टी बांधकर इसी तरह छोड़ दो, फिर बूझा जाएगा। हाँ थोड़ा सा अर्क इसके मुंह में डाल देना चाहिए। बद्रीनाथ ने माधवी के जख्म पर पट्टी बांधी और थोड़ा सा अर्क भी उसके मुंह में डालकर उसे वहां से उठा दूसरी कोठरी में ले गए। इस तहखाने में कई जगह से रोशनी और हवा पहुंचा करती थी। कारीगरों ने इसके लिए अच्छी तरकीब की थी। बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी माधवी को उठाकर एक ऐसी कोठरी में ले गए जहां बाधाकश की राह से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, और उसे उसी जगह छोड़ आप बारहदरी में आए जहां उस औरत को, जिसने माधवी को घायल किया था, खंभे के साथ बांधा था। बद्रीनाथ ने धीरे से ज्योतिषी जी से कहा, आज कुंवर आनंद सिंह और उनके थोड़ी ही देर बाद मैं 20-25 आदमियों को साथ लेकर यहां आऊंगा। अब मैं जाता हूं, वहां बहुत कुछ काम है। केवल इतना ही कहने के लिए आया था। मेरे जाने के बाद तुम इस औरत से पूछताछ लेना कि ये कौन है, मगर एक बात का खौफ है। ज्योतिषी जी: वो क्या? बद्रीनाथ: ये औरत हम लोगों को पहचान गई है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम महाराज को बुलाओ और वे आ जाएं तो ये कह उठे कि दरोगा साहब तो राजा बीरेंद्र सिंह के अय्यार हैं। ज्योतिषी जी: जरूर ऐसा होगा, इसका भी बंदोबस्त कर लेना चाहिए। बद्रीनाथ: खैर कोई हर्ज नहीं, मेरे पास मसाला तैयार है। बटुए में से एक डिबिया निकालकर और ज्योतिषी जी के हाथ में देकर, इसे आप रखें। जब मौका हो तो इसमें से थोड़ी सी दवा इसकी जबान पर जबरदस्ती मल दीजिएगा। बात की बात में जुबान अट जाएगी, फिर ये साफ तौर पर कुछ भी न कह सकेगी। तब जो आपके जी में आवे महाराज को समझा दें। बद्रीनाथ वहां से चले गए। उनके जाने के बाद उस औरत को डरा धमका और कुछ मार पीट कर ज्योतिषी जी ने उसका हाल मालूम करना चाहा, मगर कुछ न हो सका। पहरों की मेहनत बर्बाद गई। आखिर उस औरत ने ज्योतिषी जी से कहा, ज्योतिषी जी मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूं। आप ये न समझिए कि माधवी को मैंने मारा है।
उसको घायल करने वाला कोई दूसरा ही था। खैर, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब तो माधवी भी आपके कब्जे में नहीं रही। ज्योतिषी जी, माधवी मेरे कब्जे में से कहाँ जा सकती है? औरत, जहां जा सकती थी वहां गई। जहां आप रखाए थे वहां जाकर देखिए है या नहीं। औरत की बात सुनकर ज्योतिषी जी बहुत घबराए और उठ खड़े हुए। वहां गए जहां माधवी को छोड़ आए थे। उस औरत की बात सच निकली। माधवी का वहां पता भी न था। हाथ में लालटेन ले घंटों ज्योतिषी जी इधर उधर खोजते रहे, मगर कुछ फायदा न हुआ। आखिर लौटकर फिर उस औरत के पास आए और बोले, तेरी बात ठीक निकली, मगर अब मैं तेरी जान लिए बिना नहीं रहता, और अगर सच सच अपना हाल बता दी तो छोड़ दूं। ज्योतिषी जी ने हजार सिर पटका, मगर उस औरत ने कुछ भी न कहा। इसी औरत के चिल्लाने या बोलने की आवाज किशोरी और लाली ने इस तहखाने में आकर सुनी थी, जिसका हाल इस भाग के पहले बयान में लिखा आए हैं, क्योंकि इसी समय लाली और किशोरी भी वहां आ पहुंची थी। ज्योतिषी जी ने किशोरी को पहचाना, किशोरी के साथ लाली का नाम लेकर भी पुकारा, मगर अभी ये नहीं मालूम हुआ कि लाली को ज्योतिषी जी क्यों कर और कब से जानते थे। हाँ, किशोरी और लाली को इस बात का ताज्जुब था कि दरोगा ने उन्हें क्यों कर पहचान लिया, क्योंकि ज्योतिषी जी दरोगा के भेष में थे। ज्योतिषी जी ने किशोरी और लाली को अपने पास बुलाकर कुछ बात करना चाहा, मगर मौका न मिला। उसी समय घंटे के बजने की आवाज आई और ज्योतिषी जी समझ गए कि महाराज आ रहे हैं। मगर इस समय महाराज क्यों आते हैं? शायद इस वजह से कि लाली और किशोरी इस तहखाने में घुस आई हैं और इसका हाल महाराज को मालूम हो गया है। जल्दी के मारे ज्योतिषी जी सिर्फ दो काम कर सके। एक तो किशोरी और लाली की तरफ देखकर बोले, अफसोस, अगर आधी घड़ी की भी मोहलत मिलती तो तुम्हें यहां से निकाल ले जाता, क्योंकि ये सब बखेड़ा तुम्हारे ही लिए हो रहा है। दूसरे, उस औरत की जुबान पर मसाला लगा सके, जिससे वो महाराज के सामने कुछ कह ना सके। इतने में ही मशालची और कई जल्लादों को लेकर महाराज आ पहुंचे और ज्योतिषी जी की तरफ देखकर बोले, इस तहखाने में किशोरी और लाली आई हैं, तुमने देखा है? दरोगा खड़े होकर, जी अभी तक तो यहां नहीं पहुंची। राजा, खोजो कहाँ है, ये औरत कौन है? दरोगा, मालूम नहीं कौन है और क्यों आई है। मैंने इसी तहखाने में इसे गिरफ्तार किया, पूछने से कुछ नहीं बताती। राजा, खैर, किशोरी और लाली के साथ इसे भी भूतनाथ पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि यहां का बंधा कायदा है कि लिखे आदमी के सिवा दूसरा जो इस तहखाने को देख ले उसे तुरंत बलि दे देना चाहिए। सब लोग किशोरी और लाली को खोजने लगे। इस समय ज्योतिषी जी घबराए और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि कुंवर आनंद सिंह और हमारे अय्यार लोग जल्दी यहां आवे, जिससे किशोरी की जान बचे। किशोरी और लाली कहीं दूर न थीं, तुरंत गिरफ्तार कर ली गईं और उनकी मुश्कें बंध गईं। उसके बाद उस औरत से महाराज ने पूछा, जिसकी जुबान पर ज्योतिषी जी ने दवा मल दी थी, पर उसने महाराज की बात का कुछ भी जवाब न दिया। आखिर खंभे से खोलकर उसकी भी मुश्कें बांध दी गईं और तीनों औरतें एक दरवाजे की राह दूसरी संगीन बारहदरी में पहुंचाई गईं, जिसमें सिंहासन के ऊपर स्याह पत्थर की वो भयानक मूरत बैठी हुई थी, जिसका हाल इस संतति के तीसरे भाग के आखिरी बयान में हम लिख आए हैं। इसी समय आनंद सिंह, भैरव सिंह और तारा सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी आंखों से उस औरत के मारे जाने का दृश्य देखा, जिसकी जुबान पर दबा लगा दी गई थी। जब किशोरी को मारने की बारी आई तब कुंवर आनंद सिंह और दोनों अय्यारों से न रहा गया और उन्होंने खंजर निकालकर उस झुंड पर टूट पड़ने का इरादा किया, मगर ना हो सका, क्योंकि पीछे से कई आदमियों ने आकर इन तीनों को पकड़ लिया। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के 5वें बयान को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।